Hello dear students, once again welcome back to our channel. So महाराष्ट्र 2025 नीट काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है या आने वाला है, तो शायद वो राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो भी है, आप लोगों को मैं एक चीज क्लियरली बोल दूं कि अगर आप कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो प्लीज जनरल ऑप्शन मत सिलेक्ट करना। एक बार अगर आपने जनरल ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो आपकी कैटेगरी वापस ट्रांसफर नहीं हो सकती। मतलब आप फिर जनरल कैटेगरी में ही माने जाओगे और आपको जनरल सीट्स ही मिलेंगी, आपको कैटेगरी वाली सीट्स, कैटेगरी वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डबल चेक करके रखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म भर दोगे ना उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आगे प्रोसेस होता है, मेरिट लिस्ट आती है, फिर कैप राउंड स्टार्ट होते हैं। तो एक बार फटाक से हम देख लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सबसे ज्यादा याद रखने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। एक सेकेंड। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स to be brought on the day of document verification, all the originals and one set of attested photocopies। आप जब वेरिफिकेशन करवाने जाओगे आपके पास सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उस टाइम पे आप कोई भी ऐसे ही नॉर्मल कॉपी नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगी। पहली पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास आपके नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो हॉल टिकट आपको डाउनलोड करके दिया था वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, नीट 2025 का। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अभी जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो इसका प्रिंट आउट आपको हमेशा निकाल के सेव करके रखना होता है। सो ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लगेगा, ठीक है, जो आप यहाँ से भरोगे MSTCET के वेबसाइट से। नीट यूजी 2025 की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी मतलब प्रिंट आउट और उसका एक अटेस्टेड कॉपी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, आपकी जो पासिंग सर्टिफिकेट होती है, म्हणजे मी महाराष्ट्रामधून आहे तर मला जे लिव्हिंग सर्टिफिकेट मिळाली आहे त्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटच्या खाली लिहिलेलं असतं नॅशनॅलिटी इंडियन। तो आपका 12th का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा या फिर 12th का जो लिविंग सर्टिफिकेट होगा या किसी किसी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होता है नेशनैलिटी इंडियन। तो जिस भी सर्टिफिकेट पे ऐसा लिखा है, क्लियरली लिखा है नेशनैलिटी इंडियन, ती सर्टिफिकेट तुम्ही सबमिट करू शकता। दॅट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड ॲज अ प्रूफ ऑफ युअर नॅशनॅलिटी। तुम्हाला वेगळी नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट बनवावी नाही लागणार। नेक्स्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आता डोमिसाइल सर्टिफिकेट म्हणजे काय असतं की तुमचा जन्म महाराष्ट्रात झालाय, दिस इज योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अलग से बनानी पड़ती है, ठीक है। तो अलग से ऐसे लिख के आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अलग से बनाना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का तो 10-15 दिन लगता है, और लॉयर के थ्रू बनवाएंगे तो 3-4 दिन में बन जाता है। मतलब अगर कुछ ऐसे मतलब इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा पैसा देके ब्रोकर के थ्रू बनवाएंगे तो वॉट एव्हर इज युअर चॉईस, पण डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपल्सरी आहे। जर तुमच्याकडे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नसेल तर तुम्ही महाराष्ट्र स्टेटचे कॅन्डिडेट कन्सिडर केले जाणार नाही आणि मग तुम्ही आउटसाइड महाराष्ट्रामधून कोटामधून जाल, ठीक आहे। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज व्हेरी 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 इंपॉर्टंट। किंवा आपल्या एनी ॲडिशनल डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटचं कॉम्पिटंट अथॉरिटी लेटर पण चालेल। म्हणजे कधी कधी नगरसेवकचं किंवा कोणत्या मॅजिस्ट्रेटचं, जे आपले मॅजिस्ट्रेट असतात त्यांच्याकडून जर तुम्ही एक लेटर लिहून घेतलं की जोपर्यंत डोमिसाइल इश्यू होत नाहीये तोपर्यंत ते लिहून देतात की तुम्ही त्याच राज्याचे रहिवासी आहात, ती सर्टिफिकेट जर तुम्ही सबमिट केली तरी तुमचे एक्सेप्टन्स व्हायचे चान्सेस आहेत। 12वीची आपल्याकडे मार्कशीट असली पाहिजे, पासिंग सर्टिफिकेट असली पाहिजे। 10वीची आपल्याकडे मार्कशीट असली पाहिजे, पासिंग सर्टिफिकेट असली पाहिजे, आणि डेट ऑफ बर्थ लिहिलेलं असेल असं प्रूफ हवंय। नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है उस पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए वो लोग आपका 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मांगते हैं। गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड, सबसे बेस्ट आधार कार्ड। और आधार कार्ड अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो प्लीज पोस्ट ऑफिस, आपके नजदीक में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाके अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने रख दो। आता अपडेटेड नसेल, लहानपणाची फोटो असेल चालेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचपन का फोटो है आधार कार्ड पे चलेगा, लेकिन आधार कार्ड आपका अपडेटेड रहना चाहिए। इसीलिए प्लीज उसको अपडेट करवा लो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बेस्ट तरीका होता है कि फोटो आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है।
पण समजा जर आधार कार्ड नसेल आणि पॅन कार्ड असेल तरी चालेल, पासपोर्ट असेल तरी चालेल, कारण त्याच्यावर पण आपली फोटो असते. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपलं जे ब्रोशर आहे, नीट का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के एनेक्जर एच पे, नीट का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इस ब्रोशर का जो एनेक्जर एच है ना, यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी साइन करवा सकते हो अगर वो रजिस्टर्ड है। कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको साइन और स्टैंप दे देगा अगर आप मेडिकली फिट हो। हाँ, अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, डायरेक्ट आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में से प्रिंट आउट ले सकते हो वो पेज का। सिर्फ उसी पेज का प्रिंट आउट लेके उसमें अपना डिटेल्स भर के आप अपने फॅमिली डॉक्टर की साइन लाके सबमिट कर सकते हो. ठीक आहे. तर हे झाले आपले सर्टिफिकेट्स. नाउ दिस इज फॉर कैटेगरी पीपल, जो लोग कास्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. पहली चीज, अगर आप कास्ट में बिलोंग करते हो, आप एससी कास्ट को बिलोंग करते हो, एसटी कास्ट को बिलोंग करते हो, आप एनटी नोमैडिक ट्राइब्स वाली कास्ट को बिलोंग करते हो, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपके पास कंपलसरी उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वो भी वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए. तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट वेगळी असते. कास्ट सर्टिफिकेट वेगळी असते, कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट वेगळी असते. आता एक गोष्ट लक्ष द्या, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो झारखंड से आए हैं और महाराष्ट्र में रह रहे हैं. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से आके महाराष्ट्र में रह रहे हैं. कुछ बच्चे ऐसे जो कर्नाटका से महाराष्ट्र में आए. प्रॉब्लम क्या होता है पता है, अगर आपको महाराष्ट्र के कॉलेज में अप्लाई करना है ना, तो आपको महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र के थ्रू एडमिशन ले रहे हो. अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट बन के आओगे तो आपको आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट जैसा ही सीट मिलेगा, मतलब जो उनका कोटा होता है. पण जर तुम्ही महाराष्ट्रामधून एडमिशन घेताय, जे 85% सीट्स असते स्टेटसाठी, अगर आप उस सीट में से एडमिशन ले रहे हो तर तुम्हाला एक प्रूफ सबमिट करावा लागेल. आपको एक सबूत देना पड़ेगा कि आप महाराष्ट्र में ही रहने वाले रहिवासी हो, आप यहीं के बच्चे हो, यहीं पे पैदा हुए हो और यहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको स्टेट कोटा में सीट मिलेगी. ठीक है. सो आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों होनी चाहिए. अगर आप एससी, एसटी, एनटी और किसी कास्ट को बिलोंग करते हो, ओबीसी वगैरह एक्सेट्रा, गांव का ओबीसी महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, जहां का ओबीसी सर्टिफिकेट है वो उसी स्टेट में चलेगा. ठीक है. नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2026. ये इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए है. एनटीबी, एनटीसी, एसईबीसी जो नया कैटेगरी इंक्लूड किया गया है, ओबीसी, तो ये जितने भी कैटेगरीज हैं इनके लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर कंपलसरी बनाना पड़ता है, जो लॉयर के पास जाके बन जाता है. D1, D2, D3 मतलब डिफेंस सर्विसेज. तो अगर आपकी फैमिली में आपके नाना, आपके दादा, आपके चाचा, आपकी मामी, आपकी भाभी, कोई भी डिफेंस सर्विसेज यानी मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सर्टिफिकेट है, आपके लिए एक अलग कोटा होता है. अगर आप डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई अभी करंटली सर्विस कर रहा है या फिर कर चुके हैं पहले, तो इसका ना एक अलग से सर्टिफिकेट रहता है जो कि आपको एनेक्सर ए में शायद मिलेगा. तो वो डिफेंस सर्टिफिकेट आपको प्रिंट आउट निकाल के उसमें सारी डिटेल्स भर के आपको सबमिट करनी होती है. तो आप फिर डिफेंस वाले कोटा में जो सीट्स हैं वो सीट्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस पर्सन. अगर आप डिफेंस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसका भी आपको अलग से डोमिसाइल बनाना पड़ेगा. ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल ऑफ अदर देन महाराष्ट्र सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स. अब मतलब क्या होता है, समझो आप किसी दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र स्टेट में ट्रांसफर होकर आए हो और आपको महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए कॉलेज के लिए अप्लाई करना है. तो आप जिस स्टेट से ट्रांसफर होकर आए हो वहां का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे, मतलब वहां का डोमिसाइल और वहीं के मजिस्ट्रेट से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाकर फिर आपको वो अपलोड करना पड़ेगा कि आप ट्रांसफर हो गए हो, लेकिन अब आप यहीं पे रहने वाले हो और यहीं से पढ़ाई करने वाले हो. एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, मतलब जिनका इनकम लो होता है, मतलब जिनका कास्ट ओपन कैटेगरी है बट इनकम लो है, तो ऐसे बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में जाते हैं और ये प्रॉपर अथॉरिटी से ही इसका लेटर लिया जाता है. इनकम सर्टिफिकेट प्रॉपर अथॉरिटी से लिया जाता है और ये सर्टिफिकेट हर साल बनाना पड़ता है. तो अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास इस साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2025-2026 का. डिस्प्यूटेड एरिया महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया सर्टिफिकेट, मदर टंग सर्टिफिकेट, एसएससी एचएससी फ्रॉम महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया. मतलब अगर आप दो स्टेट्स के बीच में पढ़ते हो तो आप कर्नाटका में अप्लाई करना चाहते हो या महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास आपके लोकेलिटी का प्रॉपर सर्टिफिकेट, प्रॉपर मार्कशीट, सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए. अगर आप कर्नाटका से महाराष्ट्र में आ रहे हो या महाराष्ट्र से कर्नाटका में जा रहे हो तो ये इशू हो सकता है, बॉर्डर का इशू हो सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए.
पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जरूरी है. जो पेरेंट्स दुसरे स्टेट से या हिली रिजन से या जो थोडे पहाडी साइड में रहते हैं, म्हणजे महाराष्ट्रातच राहतात पण जरा लांबच्या महाराष्ट्राच्या आउटस्कर्ट्स मध्ये राहतात, बॉर्डर एरिया मध्ये राहतात, तर त्यांचं पण डोमिसाइल कंपल्सरी आहे. अगर कोई पर्सन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, तो आप लोगों को भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉपर ऑथराइज्ड बोर्ड, मेडिकल बोर्ड. किसी भी नॉर्मल डॉक्टर से लाके लिखा के नहीं दे सकते. आपको प्रॉपर इस एनेक्श्योर में, ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है ना, यहाँ पर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज कैसा दिखना चाहिए वो दिया है. तो वो फॉर्मेट डाउनलोड करो, उसको प्रिंट आउट निकालो और वही चीज आपको अपने मेडिकल प्रॅक्टिशनर से, म्हणजे जे कोण तुमचे डॉक्टर आहेत त्यांच्याकडून त्याच्यावर सही आणि स्टॅम्प घ्यायची आहे. फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स रिफर टू रूल नंबर 5.11, 5.12 एंड 5.13. माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के पास भी प्रॉपर रूल्स दिए गए हैं कि आपके पास आपका माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो, ये आपका माइनॉरिटी है, और फिर ही उस चीज को वैलिड मानी जाएगी और आपको माइनॉरिटी कोटा में सीट्स दी जाएगी. फॉर ऑर्फन रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट फ्रॉम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट. अगर कोई बच्चा ऐसे है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो किसी चाइल्ड केयर सेंटर में रहता है, तो फिर आपको अपने वार्ड या अपने गार्डियन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा. आपको वहां से वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करके, प्रोड्यूस करके सबमिट करना पड़ेगा. कि समझो अभी कोई बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा है, कोई एनआरआई स्टूडेंट है, तो अगर ऐसा कोई एनआरआई स्टूडेंट है तो एनआरआई स्टूडेंट के लिए भी अलग से एक डॉक्यूमेंट दिया गया है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में. आप इंडेक्स पेज पढ़ोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा. एनआरआई स्टूडेंट्स जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, वो बच्चा अगर इंडिया से एमबीबीएस करना चाहता है तो उसके अलग डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करने पड़ेंगे. और जो बच्चा ऑर्फन है जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो उनका जो देखभाल कर रहे हैं, जो गार्डियन होते हैं, वो गार्डियन अपने वार्ड का लेटर रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये सारे बेसिक डॉक्युमेंट्स हैं. मुझे पता है आप लोगों के पास ये डॉक्युमेंट्स ऑलरेडी होंगे, पण जर नसेल, चुकून एखादा डॉक्युमेंट पण मिसिंग असेल, समजा तुमची कास्ट आहे पण तुमच्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट नाहीये, तर तुम्हाला कास्ट कोटामध्ये कन्सिडर नाही करणार, ते ओपन कॅटेगरीमध्ये टाकून देतील. तर तुमच्याकडे ह्यातलं एकही डॉक्यूमेंट मिसिंग नसलं पाहिजे. इसमें के आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. अगर इसमें के एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस अटक जाएगा. आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में से बाहर निकाल दिया जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर की आपके पास सारे के सारे डॉक्युमेंट्स रेडी हों. आता इथे सांगितलंय की तुम्हाला ओरिजिनल कॉपी पण आणायची आहे आणि अटेस्टेड कॉपी पण दाखवायची आहे. आता आपल्याकडे जे झेरॉक्स कॉपी असतात, त्या झेरॉक्स कॉपीला अटेस्ट कसं करायचं ते जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर पटकन खाली कमेंट करा. मी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हाउ टू डू अटेस्टेड कॉपीज, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अटेस्ट करा सको और प्रॉपरली व्हेरीफाय करा सको. आणि तुम्हाला अजून काय काउन्सिलिंग बद्दल इन्फॉर्मेशन हवी असेल, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बद्दल हवी असेल इन्फॉर्मेशन, तर खाली कमेंट करा. मी त्या टॉपिकवर पण व्हिडिओ बनवून तुमचे कन्फ्युजन क्लिअर करेन. सो ऑल द बेस्ट फॉर युअर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. घाई गडबड करू नका. टाइम संपायच्या आधी रजिस्ट्रेशन करून घ्या, तर तुम्हाला म्हणजे प्रोसेस खूप स्मूथ वाटेल आणि काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. सो बाय बाय एव्हरीबडी, ऑल द बेस्ट अँड सी यू सून.